हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के पार्ट 18 से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कैंसर के बारे में। ठीक है। जो भी इसके मतलब रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी टॉपिक है आपका 12th की बायोलॉजी के कैंसर के पार्ट में, वो हम कवर करेंगे आज। और हम जो छोटे छोटे मतलब हैं वो देखेंगे। इस पर्टिकुलर सीरीज में जो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर है, उसमें मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं इन चैप्टर्स के। आप उनको देख सकते हो, नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। Now, cancer is the most dreaded disease of human beings and is a major cause of death all over the globe. देखो, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो, देखो, अगर सही स्टेज पे डिटेक्ट हो गई और अगर पॉसिबल हुआ तो हो जाता है इलाज। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, वरना एक टाइम ऐसा था कि इसका भी क्योर नहीं था। अब धीरे धीरे बिकॉज टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो चीज़ें बेटर हो रही हैं। बट इस पे भी मतलब डाउट है कि क्या आगे प्रॉब्लम हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे तरीके के कैंसर अब डेवलप हो गए हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह का कैंसर रह गया, बहुत सारे तरह के हैं। एंड मोर देन अ मिलियन इंडियंस सफ़र फ्रॉम कैंसर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, एंड साल भर में बहुत सारे लोगों की डेथ होती है कैंसर की वजह से। द मैकेनिज्म दैट अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स। देखो, मैंने ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना शुरू करा है बिकॉज आई थॉट कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल से क्या मतलब है? ये ऑन्कोजीन क्या होता है? ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन एक जीन है जो स्पेशलाइज, उसके अंदर पोटेंशियल होता है, उसके अंदर ये काबिलियत होती है उसकी खुद की कि वो कैंसर क्रिएट कर सकता है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है ट्यूमर सेल में, यानी एक तो होते हैं बॉडी के सेल, ये जीन सबकी बॉडी में होता है। बट कई बार ट्यूमर सेल, यानी जहाँ पे कोई गांठ बनती है या कैंसर रिलेटेड कुछ भी बनता है, वहां पे ये जीन्स ना म्यूटेट हो जाते हैं। म्यूटेट मतलब उनके डीएनए में ऑल्टरनेशन आ जाता है। तो जब किसी सेल का ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो उसकी वजह से कैंसर या फिर ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ, इसका ट्रीटमेंट और उसका कंट्रोल दोनों ऐसी चीजें हैं जो काफी ज्यादा इंटेंस एरिया रहा है बायोलॉजी और मेडिसिन में रिसर्च का। मतलब कि इस पे अभी भी चल रही है। पहले ऐसा होता था कि इतना डिटेल में नहीं पता था, अब पता चल चुका है कि ये क्या है, क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। तो कई बार कई लोग जीन्स पे डिटेक्ट कर रहे हैं कि इस जीन की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है ये जीन्स हेरिडिटरी हो। तो देयर आर मेनी मेनी थिंग्स रिलेटेड टू इट। हमारी बॉडी में सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। देखो, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जो भी सेल ग्रोथ होती है यानी सेल का बढ़ना, और डिफरेंशिएशन, कौन सा सेल कहाँ काम करेगा, वो बाद में कहाँ जाएगा, ये काफी हाईली रेगुलेटेड होता है, बहुत ही कंट्रोल्ड होता है। कैंसर सेल में देर इज ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। जो सेल कैंसर के लिए डेवलप हो जाते हैं वहां पे ना कोई मैकेनिज्म नहीं रहता, देर इज नो प्रॉपर मैकेनिज्म जिसकी वजह से ये काम हो सके। तो क्या है कि जैसे कि एक जगह आप मान लीजिए बहुत अच्छे से काम चल रहा है, जहाँ पे सारे लोग मिलके ढंग से काम कर रहे हैं, कोई गड़बड़ का कोई निशान नहीं है। लेकिन जहाँ पे कैंसर सेल डेवलप हो जाते हैं वहां पे ये चीज बहुत ही गड़बड़ा जाती है। ठीक है। Normal cells show a property called contact inhibition, by virtue of which contact with other cell inhibit their uncontrolled growth. देखो, नॉर्मल सेल्स में क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर होता क्या है समझ लीजिए, ये एक सेल है, ये एक सेल है। जैसे ये एक दोनों को टच करते हैं ना, ये डेवलप होना बंद कर देते हैं, यानी इनकी ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाती है। तो नॉर्मल सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट टच करके इनहिबिशन, यानी रुकना। ठीक है। जिससे क्या होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ, जो एकदम से बढ़ने वाली ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ वहीं रुक जाती है। लेकिन कैंसर सेल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी होती है, यानी कि उनके अंदर ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती। तो दे डेवलप एंड दे कीप ऑन डेवलपिंग। As a result of this, cancerous cells just continue to divide, giving rise to masses of cells called tumors. अब इसकी वजह से होता क्या है, जो कैंसर सेल है ना वो डिवाइड होते रहते हैं, और बहुत सारे सेल डेवलप होके जब इकट्ठे एक के ऊपर एक सेल बनते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ट्यूमर्स बन जाता है। ट्यूमर्स को हम दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक होता है बेनिग्न ट्यूमर, एक होता है मैलिग्न ट्यूमर। ठीक है। अब इन दोनों ट्यूमर में डिफरेंस क्या है? लोग अक्सर घबरा जाते हैं कि अगर उनको
छोटी सी भी गांठ हो गई, दे थिंक दैट कि हो सकता है कैंसर हो, बट ऐसा नहीं होता। सम टाइम देयर आर फ्यू सेल्स जो बढ़ गए हैं लेकिन वो कैंसरस नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेनिग्न एंड मैलिग्नेंट। वो डिफरेंस क्या होता है वो हम देखेंगे। बेनिग्न ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। ये जो बेनिग्न ट्यूमर होते हैं ये जहाँ पे भी ग्रो हुए, समझ लीजिए किसी बॉडी के पार्ट में ये ग्रो हुए, तो ये अपनी ही ओरिजिनल लोकेशन पे रहते हैं और दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड नहीं होते, ठीक है, और बहुत कम डैमेज करते हैं। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं दूसरे हैंड पे अगर हम देखें तो ये क्या होते हैं, मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, यानी ये सेल वो सेल हैं जो बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी चीज इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये एक जगह पे नहीं रुकते, ये एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाते हैं। तो कैंसरस सेल की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो जहां पे भी कैंसर होता है कुछ टाइम तक तो वहां रहेगा, जैसे हम स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज मतलब बोल देते हैं, एक टाइम आएगा कि वो कैंसर बॉडी में स्प्रेड होने लगता है, ठीक है। तो बेनिग्न ट्यूमर जहां पे उसकी ओरिजिनल लोकेशन होती है वहीं पे रहता है, और मैलिग्न ट्यूमर ये सेल हैं जो बाद में बढ़ते जाते हैं, ये बहुत ही रैपिडली जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, इन्वेड और डैमेज कर देते हैं नॉर्मल टिश्यू को, जो आसपास के सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू हैं उनको डैमेज कर देते हैं। एज दीज सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो दे ऑल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल बाय कंपीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट। अब ध्यान से देखो, आप एक क्लास में हो, ठीक है, या फिर आप समझ लीजिए खाने में दाल बनी है घर में, क्लास में छोड़ो, आपकी क्लास के अंदर दोनों एग्जाम्पल लेके दिखा सकती हूँ इजीली। अब देखो क्या हुआ कि आपके घर में दाल बनी है, ठीक है, दाल बनी, अब लिमिटेड है ना, समझ लीजिए कोई बाहर से कोई आ गया, आपने 2 जनों के हिसाब से बनाई थी लेकिन बाहर से 3-4 लोग आ गए, तो अब वो आपने एक दिन सोचा कि चलो खाना इनको दे देते हैं, बाहर से लोग आए हैं तो आपके पास कुछ नहीं बचा। तो कैंसर सेल क्या करते हैं, दे इन्वेड, वो आ जाते हैं बॉडी में, जबरदस्ती का खाना लेते हैं, और उसके बाद जो एक्चुअल नॉर्मल सेल्स है ना, नॉर्मल टिश्यू है, उनकी ग्रोथ नहीं होने देते, उनको डैमेज करते हैं। As these cells actively divide and grow, they also starve the normal cell. दूसरे जो normal cell हैं, they starve मतलब वो भूखे रहते हैं, वो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। सेल स्लॉश, देखो यहाँ पे वर्ड भी लिखा है, यानी कि एक एक्ट होता है, स्लॉश का मतलब मैंने वहाँ पे मार्क कर दिया है, जिसमें क्या होता है, डेड टिश्यू गिरने लगते हैं, कास्ट होके खराब होके नीचे गिरने लगते हैं। तो सेल स्लॉश फ्रॉम सच ट्यूमर रीच डिस्टेंस साइट थ्रू ब्लड। अब होता क्या है समझ लीजिए, कैंसरस जो ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, उसमें से कुछ सेल निकले, मतलब निकल गए या बाहर हो गए, वो धीरे धीरे और जगह पे पहुंचने लगते हैं ब्लड के थ्रू, क्योंकि मैंने बताया था मैलिग्नेंट ट्यूमर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो एक जगह पे दूसरी जगह पे बहुत इजीली स्प्रेड हो जाते हैं। एंड वेयर एवर दे गेट लॉस्ट इन द बॉडी दे स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर। जैसे कि समझ लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक इसको पेन से दिखा देती हूँ आपको, समझ लीजिए यहाँ पे कैंसर सेल था, ये ब्लड के थ्रू यहाँ चला गया, तो जहां भी वो इकट्ठा होता है वहीं पे वो ग्रो करना शुरू कर देता है और वहां पे वो कैंसर बनाना शुरू कर देता है। दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ बेनिग्न ट्यूमर, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्न ट्यूमर, ठीक है। उसके बाद है दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड मेटास्टेटिस इज द मोस्ट फेयर प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसलिए लोग डॉक्टर कहते हैं कि जो बेनिग्नेंट ट्यूमर होती है, नॉर्मल गांठ होती है, उसमें डरने की जरूरत नहीं है, बट कैंसरस इज डेंजरस, उसका नाम ही इतना डेंजरस है बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि वो एक जगह पे नहीं रहेगा, वो और जगह पे स्प्रेड होगा, ठीक है। जैसे जो भी कैंसर के पेशेंट्स होते हैं एंड दे डाई, उनकी बॉडी में कैंसर फैल गया होता है, और जिन लोगों को क्योर टाइम पे मिल जाता है, डिटेक्ट पहले हो जाता है, और जगह पे नहीं फैल पाता, कीमोथेरेपी जिसके बारे में हम भी आगे पढ़ेंगे, उनका वो क्योर हो जाता है। नो कॉजेज ऑफ कैंसर, नाउ व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट कैंसर की कॉजेज क्या हैं उसके, तो उसमें हम कुछ चीजें देखेंगे कि किस वजह से कैंसर होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल में बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट। आपकी बॉडी में नॉर्मल सेल है, ठीक है, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी में वो नॉर्मल सेल कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल, मतलब न्यू ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड लग रहे हैं ना कि नहीं एकदम आएंगे, उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको इजी रहे समझने में। तो ये जो नॉर्मल सेल हैं ये किस में डेवलप हो जाते हैं, न्यूप्लास्टिक सेल्स में। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, फिजिकल फैक्टर हो सकता है, केमिकल फैक्टर हो सकता है, या बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये जो एजेंट्स हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है उनको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेंस। व्हाट डू वी कॉल देम, कार्सिनोजेंस। आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्स-रे एंड गामा रेज एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक यूवी कॉजेज डीएनए डैमेज लीडिंग टू न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। कई बार क्या होता है
कई जो रेडिएशंस होती हैं अलग अलग, वो हमारी बॉडी में डैमेज करती हैं। ठीक है, अब इसने क्या लिखा है, जो आयनाइजिंग रेडिएशन है जैसे कि एक्सरे या फिर गामा रे, या नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि यूवी, जो यूवी बाहर से भी आती है जिसके लिए ओजोन होती है, दीज थिंग्स कॉजेज डीएनए डैमेज। जो स्किन कैंसर है वो क्यों होता है, क्योंकि बाहर की जो यूवी रेडिएशन है वो हमारी बॉडी में इम्पैक्ट करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या करती हैं, ये बॉडी को डैमेज करती हैं, डीएनए में चेंजेस लाती हैं। अब यहाँ पे आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन को भी मैंने समझाया है, बिकॉज सिर्फ दो टर्म लिखे हैं, एक्सप्लेन नहीं किया गया। आयनाइजिंग रेडिएशन शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं, ठीक है, यानी कि एक्सरे और गामा रेज उसका एग्जाम्पल हो गई। हाई फ्रिक्वेंसी होती हैं और ये आयन प्रोड्यूस करती हैं। नॉन आयनाइजिंग, नाम से पता चल रहा है आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे, ये लॉन्गर वेवलेंथ की होती है और फ्रिक्वेंसी इनकी लो होती है, लो एनर्जी होती है, एंड यूवी रेज। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये दोनों रेज कई बार डीएनए के अंदर डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल एक न्यूप्लास्टिक कन्वर्ट हो जाता है। द केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। ये जो केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं जो टोबैको स्मोक में प्रेजेंट होते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको बोलते हैं कि ऑटोमेटिकली इस पे एक वार्निंग भी लिखी होती है डब्बे पे कि इट कॉजेज कैंसर। तो वो ऐसे ही नहीं लिखी होती मजे के लिए, वो एक्चुअली एक सच है, बिकॉज वो एक जो टोबैको है दैट इज अ कार्सिनोजन। कार्सिनोजन क्या बताया था मैंने, जो कि कैंसर को इंड्यूस करता है, जो नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करता है, ऐसो को हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन। तो टोबैको इज अ कार्सिनोजन। ठीक है, कैंसर कॉजिंग वायरसेस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस, देयर आर सम वायरसेस एज वेल। कुछ वायरसेस होते हैं, कुछ वायरसेस जिनको बोला गया है ऑन्कोजेनिक वायरसेस, उनमें जीन्स होते हैं जिनको हम वायरल ऑन्कोजन बोलते हैं। सेवरल जीन्स कॉल सेल्यूलर ऑन्कोजन्स, ऑन्कोजन्स या प्रोटो ऑन्कोजन्स, यानी कि कुछ जीन्स जैसे कि सेल्यूलर ऑन्कोजन्स या फिर प्रोटो ऑन्कोजन्स, वो नॉर्मल सेल में आइडेंटिफाई हुए हैं, लाइक वो प्रेजेंट होते हैं लेकिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, बट एट टाइम्स दे गेट एक्टिवेटेड एंड दैट कुड लीड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। तो कई टाइम पे वो एक्टिवेट हो सकते हैं और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। Cancer detection and diagnosis. Early detection of cancer is essential as it allows the disease to be treated successfully in many cases. देखो मेन चीज कैंसर में यही है कि जल्दी पता चल जाए। मैंने आपको बताया था कि अभी तक जब तक वो स्टेज नहीं पहुंची कि कैंसर फैलना शुरू हो, उससे पहले अगर डिटेक्ट कर लो तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या होता है, ये एसेंशियल होता है। इसकी क्यों, इसकी वजह से हमारी अगर ट्रीटमेंट हमें पता चल गई कि ये पहले किसी को कुछ इशू है या फिर उसको कैंसर है, तो जल्दी ट्रीट कर सकते हैं और वो सिचुएशन ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। नाउ कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी। अब डिटेक्शन कैसे होता है कैंसर का, कि कोई अगर ट्रीटमेंट के लिए गया हो, पता चला कैंसर है, कौन सा है क्या है, वो कैसे पता चलता है, बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है, राइट में मैंने लिख रखा है, डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। एक प्रोसीजर होता है जिसमें टिश्यू का या फिर कोई भी टुकड़ा जहाँ पे डाउट है, सस्पेक्टेबल पार्ट है कि ये जो गांठ है या ये जो ट्यूमर है ये कैंसर की है, उसका वो पीस निकालते हैं, उसको बाद में एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं बायोप्सी में, और इन सब चीज़ों को हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज बोलते हैं। ठीक है, अब ब्लड की और बोन मैरो की, बोन मैरो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वो जो कि टिश्यूज, ये वो टिश्यू है जो कि ब्लड फॉर्मिंग सेल्स बनाता है। ठीक है, नाउ बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन द केस ऑफ लुकीमियाज, राइट। अब उसने क्या बोला, लुकीमिया ब्लड कैंसर होता है। इन बायोप्सी अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शन। बायोप्सी में क्या करते हैं, जिस पे टिश्यू पे डाउट है कि ये कैंसरस है, उसको क्या कहते हैं, छोटे छोटे थिन सेक्शंस में हम डिवाइड करते हैं, जो भी मतलब लेबोरेटरी वगैरह में इस चीज़ को देखते हैं, एंड उसके बाद स्टेन करके दे इट एग्जामिन इट अंडर द माइक्रोस्कोप। यानी कि उन्होंने क्या किया, उसको स्टेन किया, उसके ऊपर स्टेन डाला और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू एग्जामिन किया, और इसको हमने पूरा हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज में डाल दिया। ये पैथोलॉजिस्ट काम करते हैं। कई टेक्निक्स जैसे कि रेडियोग्राफी जिसमें एक्सरेज यूज होती हैं, सीटेड दैट इज कंप्यूटर टोमोग्राफी, पूरी बॉडी के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है, हड्डियां, फ्रैक्चर, वट एवर इट इज, सब चीजें सीटी में बहुत अच्छे से आ जाती हैं। और एमआरआई दैट इज यूज फॉर द ब्रेन पार्ट मोस्टली, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वो कैंसर जो इंटरनल ऑर्गन्स के हैं उनको डिटेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं।
हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये जो सीटी लिखा है, वो एक्सरेज को यूज करता है किसके लिए? 3 डायमेंशनल इमेज को बनाने के लिए, यानी हमारी बॉडी की 3D इमेज बन जाती है पूरी की पूरी। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आई हैव बीन थ्रू वन सीटी एंड उसमें अगर एक छोटा सा फ्रैक्चर था यहाँ पे, हेयरलाइन फ्रैक्चर रिब्स में, तो वहाँ पे वो चीज़ बहुत आइडियल रही, क्योंकि हल्का सा भी कुछ चेंज होता है ना, वो उसमें डिटेक्ट हो जाता है। तो ये आपके ओवरऑल बॉडी में कोई चेंजेस हैं जो नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। MRI uses strong magnetic field and non-ionizing radiations to accurately detect pathological and physiological changes in the living tissue. MRI में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड्स यूज होती हैं, ठीक है, एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, यहाँ पे आप इनको देख सकते हो, ठीक है, मैंने दोनों को डिफाइन करा हुआ है, ताकि हम एक्यूरेटली डिटेक्ट कर लें जो भी चेंजेस होते हैं पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल, उनको हम अच्छे से स्टडी कर लें। एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस, यानी कि अगर किसी की बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज मिल रही हैं और किसी कैंसर के अगेंस्ट मिल रही है, तो बहुत इजीली आप पता लगा सकते हो। जैसे एक नॉर्मल चीज़ है कि अगर हमें पता लगाना है कि किसी को कोई बीमारी हुई है या कभी हुई है, तो उसकी उस बीमारी, उस पैथोजन के अगेंस्ट उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज नेचुरली बनती हैं। तो कई बार आपके जब WBC बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वाइट ब्लड सेल या ऐसी कुछ इशू होता है, तो इनसे ये पता चलता है कि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म या इम्यून सिस्टम बहुत ओवरवर्क कर रहा है, और ये अगर ओवरवर्क कर रहा है तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है हमारे बॉडी के साथ। उसमें ये एंटीबॉडीज या फिर WBC, ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं अगर हमें कैंसर्स को डिटेक्ट करना है तो। टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी applied to detect genes in individual with inherited susceptibility to certain cancer. कुछ ऐसे cancers होते हैं, I'm not expert in this field, but there are few cancers जो hereditary pass on हो जाते हैं, like कोई genes हैं जो जो जब आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगे तो उसमें क्या होगा, वो इशू रहेगा। जैसे कि इनहेरिटेड सस्पेक्टेबिलिटी किस टाइप के कैंसर में होती है? ब्रेस्ट कैंसर होता है और ओवेरियन कैंसर होता है। उसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि अगर हमारी 2-3 जनरेशन में ये देखने को मिला है तो नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिल सकता है, बिकॉज देयर माइट बी सम जीन्स जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स विच predispose an individual to certain cancer may be very helpful in prevention of cancer. हमें पता चल जाए बाय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बाय डिफरेंट टेक्निक्स की ये पर्टिकुलर जीन है जो मतलब जिसकी वजह से आगे कैंसर हो सकता है, तो ऐसे लोगों को एडवाइस किया जाता है कि आप किसी भी कार्सिनोजन के कांटेक्ट में ज़्यादा ना हो। यानी कि अगर कोई कार्सिनोजन जैसे कि टोबैको हो गया, ठीक है, अब जैसे लंग कैंसर की प्रोबेबिलिटी है, तो आप उसको बोलोगे ना कि भाई टोबैको या सिगरेट बिल्कुल नहीं पीनी, क्योंकि तुम्हें तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है। तो जब कोई चीज़ पता चल जाती है कि ये प्रॉब्लम बॉडी में आगे जाके हो सकती है, तो द बेस्ट थिंग इज़ कि हम उनको एडवाइस कर सकते हैं कि आप ये चीज़ें ना करें, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, सी और भी फैक्टर्स है, इट्स जस्ट नॉट लाइक हेरिडिटरी, बट बहुत सारे रीजंस होते हैं। इस फील्ड में बहुत रिसर्च चल रही है, बट स्टिल जितना पढ़ा गया है, जितना इस लेवल पे आपको पढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, जो कॉमन अप्रोचेस होती हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, वो क्या क्या है? सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे मैंने सबका मतलब लिख रखा है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इन रेडियोथेरेपी, जब रेडियोथेरेपी की बात करते हैं, ट्यूमर सेल्स आर इरिडिएटेड लीथली टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर मास। जो भी सेल सस्पेक्टेबल हैं कि ये कैंसर सेल हैं, ये डैमेजिंग हैं, उनको ना मारा हटाया जाता है, ख़त्म किया जाता है। जैसे आप सुनते होंगे लोगों की रेडिएशन थेरेपी जब चलती है या रेडियोथेरेपी चलती है, तो उनके बॉडी में बहुत सारे मतलब कहते हैं ना कि साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बहुत तगड़ा हेयर फॉल होता है। लाइक कैंसर पेशेंट्स के हेयर फॉल खत्म, मतलब बाल एकदम खत्म हो जाते हैं, बिकॉज दैट इज द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ रेडियोथेरेपी, ठीक है। तो रेडियोथेरेपी में ट्यूमर सेल्स को बर्न करने का, खत्म करने का काम किया जाता है, और ध्यान में कोशिश रखी जाती है कि नॉर्मल टिश्यूज जो हैं आसपास के, वो डैमेज ना हो। सेवरल केमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर यूज टू किल कैंसरस सेल्स, कई ड्रग्स भी दिए
जाते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं, बहुत लॉन्ग टाइम चलती हैं, जिसमें क्या होता है कैंसरस सेल को मार के रखने के लिए, ताकि वो जिंदा ना हो और जो भी सस्पेक्टेबल सेल्स हैं वो क्या हो, खत्म करते रहें, ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं। और सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर्स, कुछ उसमें से पर्टिकुलर होते हैं कि इस ट्यूमर के लिए ये वाला मतलब ड्रग, पर्टिकुलर ड्रग से मतलब दवाई है यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि ड्रग्स नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए आई एम मेकिंग इट क्लियर। मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स लाइक हेयर लॉस, एनीमिया एक्सेट्रा। ये मैंने आपको भी बताया भी कि ड्रग्स जो होते हैं और इनफैक्ट रेडिएशन थेरेपी जो होती है, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। हेयर लॉस हो गया, अनीमिया हो गया, कमजोर होना हो गया, बॉडी बहुत वीक हो जाती है। देयर आर मेनी डिफरेंट थिंग दैट हैपेंस विद अ पर्सन हु इज गोइंग थ्रू कीमोथेरेपी और सर्जरी। मोस्ट कैंसर्स ट्रीट किए जाते हैं सर्जरी से, दे विल रिमूव दैट ट्यूमर। रेडियोथेरेपी बाद में बहुत सारी दी जाती हैं, कीमोथेरेपी बाद में बहुत सारी दी जाती हैं। और यहाँ पे मैंने आपको मतलब भी दे रखा है, इरेडिएटेड लीथली का मतलब क्या है कि उसमें रेडिएशन लगाते हैं, मतलब रेडिएशन से उन सेल्स को बर्न करने की कोशिश की जाती है। Now, tumor cell have been shown to avoid detection and destruction by immune system। एक चीज और है कि ट्यूमर सेल्स ना कहीं किसी तरह से बच जाते हैं, मतलब कि वो जब डिटेक्शन होने की बात होती है या डिस्ट्रक्शन, इम्यून सिस्टम उसको प्रॉपरली डैमेज मतलब खत्म नहीं कर पाता। किसी की बॉडी में ट्यूमर आ गई, ट्यूमर क्रिएट हो गया, कैंसर वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो बॉडी में कहीं ना कहीं वो इम्यून सिस्टम उस पर वर्क नहीं कर पाता, जो कि नॉर्मल बीमारियों में कर लेता है। Therefore, the patients are given substances called biological response modifier। ऐसे पेशेंट्स को क्या दिया जाता है, कुछ सब्सटेंसेस दिए जाते हैं जिसको बोला गया है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, जैसे कि अल्फा इंटरफेरॉन्स, ये याद रखना है, जो उनके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करता है। अभी जस्ट पढ़ा कि ऐसे पेशेंट्स के बॉडी के अंदर जो ट्यूमर है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती बाय द नेचुरल मेथड ऑफ इम्यून सिस्टम, नेचुरली इम्यून सिस्टम नहीं कर पाता, तो उनकी बॉडी में दे गिव सर्टेन मॉडिफायर्स जैसे कि अल्फा इंटरफेरॉन्स, जो उनके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं और जो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट के अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी जिसको मैं एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले तो कैंसर क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बेनिग्न ट्यूमर, मैलिग्न ट्यूमर का हमने डिफरेंस समझा। उसके बाद मेटास्टेटिस, जो एक बहुत ही मतलब मेन प्रॉपर्टी है कैंसर की कि व्हाई इट इज सो डेंजरस। एंड देन वी स्टडीड अबाउट कॉजेज ऑफ कैंसर, किस किस वजह से कैंसर होता है, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, मैंने मीनिंग्स को भी यहाँ पे बहुत ही डिटेल में लिखा है। उसके अलावा कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, की कैसे डिटेक्ट हो सकता है, डायग्नोस कैसे होता है, पता कैसे लगता है, एंटीजन एंड एक्सरे एंड सीटी, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एंड देन देयर आर सम इनहेरिटेड सस्पेक्टेबिलिटी, कुछ पे डाउट होता है कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन को भी ये हो सकता है, कुछ कैंसर्स, नॉट ऑल। एंड देन देयर इज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब करना है, अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली। उसके अलावा ये जो सीरीज़ है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, उसके मैं सारे पार्ट्स के जो भी अभी तक हुए हैं नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं पेस्ट कर दूंगी उसके लिंक, ताकि आपको जब भी वो उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारे जो भी पार्ट अभी तक कवर हुए हैं वो सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैंसर से भी क्वेश्चन आता है, और ना एनसीईआरटी को तो लाइन बाय लाइन करना ही करना है हमें फॉर एनी एग्जाम जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और उसके अलावा आप और वीडियो एक्सप्लोर कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको 11th 12th बायोलॉजी, उसके अलावा अलग अलग सीरीज चल रही है मेरी, अभी इकोलॉजी सीरीज है, रिप्रोडक्शन सीरीज है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर है, बहुत जल्दी एवोल्यूशन भी स्टार्ट होने वाली है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।